छोटे और सजीले शहर से, लंदन से, जहां रहने वाली थी हमारी कहानी की नायिका सपना। सपना एक अनोखी लड़की थी, चुलबुली, हंसमुख और सबसे बड़ी बात, आजाद ख्यालों वाली। लेकिन इस आजादी की दीवारों के पीछे छिपा था एक और संसार, उसके 3 मामा, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे और उतनी ही सख्ती से उसे काबू में रखते थे। सपना के 3 मामा थे। विक्रम मामा, जो फौजी थे, अर्जुन मामा, जो योगी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, दे और नंदू मामा, जो बॉडी बिल्डर और शुद्ध देसी विचारों के मालिक थे। तीनों मामा अपने अपने उसूलों में जकड़े थे और सपना के जीवन को उन्हीं उसूलों की बंदिशों में चलाना चाहते थे। सपना बचपन से ही इन तीनों मामा के पास पली बढ़ी थी। उसके माता पिता की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी और तभी से तीनों मामा ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, पर किसी एक मामा के पास नहीं, बारी बारी से। सोमवार से बुधवार विक्रम मामा के पास, गुरुवार और शुक्रवार अर्जुन मामा के पास और शनिवार रविवार नंदू मामा के साथ। हर मामा की अलग दुनिया थी, अलग नियम। विक्रम मामा उसे सुबह 5 बजे जगा देते, अनुशासन में जीना सिखाते, मार्च करवाते और वक्त का पाबंद बनाते। अर्जुन मामा उसे मंदिर ले जाते, भगवद गीता का पाठ सुनाते और एक तपस्विनी जीवन जीने की सीख देते। वहीं नंदू मामा उसे जिम लेकर जाते, बॉडी बनाने के फायदे बताते और कहते कि हर लड़की को कराटे आना चाहिए ताकि कोई लड़का उसे छेड़े नहीं। पर सपना, वो इन सब के बीच में फंसी हुई थी। उसके सपने कुछ और थे। वो घूमना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, किसी ऐसे लड़के से मिलना चाहती थी जो उसकी बात समझे, उसे उसके जैसे रहने दे। उसकी ये ख्वाहिशें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। एक दिन सपना का मन भर गया। उसने तय किया कि अब वो खुद की जिंदगी जिएगी। उसने अपने पास जमा किए पैसों से एक टिकट बुक किया भारत जाने का, खासकर मुंबई का। वहां वो आजादी के उस स्वाद को चखना चाहती थी जो उसने सिर्फ किताबों और फिल्मों में देखा था। उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, मैं जा रही हूँ अपने सपनों की तलाश में, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और सपना निकल पड़ी मुंबई के लिए। मुंबई भीड़ शोर, सपनों का शहर। सपना के लिए ये शहर किसी जादुई लोक से कम नहीं था। टैक्सी में बैठते ही उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए खुद से कहा, अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। वो एक छोटे से होटल में रुकी जो ज्यादा महंगा नहीं था। वहां उसके साथ और भी कई सस्ते यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई राजा से, हमारी कहानी के नायक से। राजा एक जिंदा दिल, बिंदास, बेफिक्र और हाजिर जवाब लड़का। मुंबई की गलियों में पला बढ़ा और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। पर राजा के पास था सबसे बड़ा तोहफा, दिल। एक ऐसा दिल जो किसी का भी दर्द समझ सकता था और मुस्कुराकर उसे अपना बना सकता था। राजा सपना से पहली बार टकराया जब वो होटल के रिसेप्शन पर अपने बैग को लेकर परेशान खड़ी थी और क्लर्क कोई मदद नहीं कर रहा था। राजा वहीं बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। उसने देखा कि एक लड़की बहुत परेशान है। वो मुस्कुराया और बोला, मदद चाहिए मैडम। सपना चौंकी। आप? राजा खड़ा हो गया। आपके जैसे मुस्कुराते चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लगती। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और फिर जो शुरुआत हुई वो एक अनोखे रिश्ते की कहानी बन गई। सपना ने झूठ बोला कि वो अकेली है, घूमने आई है और कुछ दिन रहकर वापस लौट जाएगी। राजा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने बस उसके साथ वक्त बिताना शुरू किया। पहले वो उसे मुंबई दिखाने ले गया, जुहू, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, और फिर छोटी छोटी गलियों की वो दुनिया जो सिर्फ एक लोकल मुंबईकर ही दिखा सकता था। सपना को राजा की बेपरवाह और दिल से जीने की आदतों ने बहुत आकर्षित किया। उसे राजा की बातें दिल को छू जाती। जब भी वो कुछ बोलता उसके लहजे में एक सच्चाई होती। ऐसा लगता जैसे राजा ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है पर कभी हार नहीं मानी। राजा ने भी सपना की मासूमियत में एक अलग सी बात देखी थी। वो जानता था कि सपना किसी बड़े घर की लड़की है जो किसी मजबूरी में यहाँ आई है, पर वो उसे टटोलना नहीं चाहता था। उसे पसंद था सपना का साथ, उसके साथ हंसना, घूमना और बिंदास बातें करना। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नजदीकी बनने लगी। उधर लंदन में बवाल मच गया था। तीनों मामा परेशान थे। सपना की चिट्ठी ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। विक्रम मामा ने अपने पुराने सैन्य संपर्कों को लगाया, अर्जुन मामा ने ज्योतिषियों से पूछा और नंदू मामा ने अपने बॉडी बिल्डर गैंग को तैनात कर दिया।
जल्द ही उन्हें पता चल गया कि सपना मुंबई में है और उन्होंने कसम खा ली, हमारी भांजी को कोई बिगाड़ नहीं सकता, हम उसे वापस लाकर रहेंगे। मुंबई में सपना और राजा का रिश्ता अब मोहब्बत की दहलीज पर पहुंच गया था। एक शाम राजा ने सपना से कहा, अगर कभी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे सबसे पहले याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सपना की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। पर उसी रात जब वो होटल लौटे, सपना को सामने अपने तीनों मामा खड़े मिले। सपना डर गई। तीनों मामा गुस्से से लाल थे। विक्रम मामा बोले, तू क्या समझी, हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? नंदू मामा गरजे, कौन है ये लड़का, तू इस छोकरे के साथ भागी है? राजा ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं सपना से प्यार करता हूं और वो भी मुझसे करती है। तीनों मामा चौंके। सपना ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मामा, मैं राजा से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तीनों मामा एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। कहानी अब एक नई मोड़ पर थी। राजा के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। 3 मामा, 3 विचारधाराएं और एक सपना जिसे वो अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। क्या राजा जीत पाएगा मामा का दिल? क्या सपना को मिलेगी उसकी आजादी? क्या प्यार इन बंदिशों को तोड़ पाएगा? जारी है। अगले भाग में पढ़िए राजा की चालाकियों, मामा की चुनौतियों और प्यार की अग्नि परीक्षा। मुंबई की उस रात ने राजा की जिंदगी बदल दी थी। जहां एक ओर सपना ने अपने प्यार का इजहार किया था, वहीं दूसरी तरफ खड़े थे 3 मामा, 3 अलग अलग मिजाज, 3 पहाड़ जिनके बीच राजा को अपने प्यार की राह बनानी थी। तीनों मामा किसी भी हाल में सपना को उस जैसे छोकरे के हवाले नहीं करना चाहते थे। विक्रम मामा बोले, हमारे सामने खड़े होकर तू कहता है कि तू हमारी भांजी से शादी करेगा? क्या तुझमें हिम्मत है हमारे सवालों का सामना करने की? राजा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हाँ मामा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आप सबका भरोसा जीतना चाहता हूँ। तीनों मामा चौंके, पर सपना ने राजा की तरफ देखा और फिर तीनों मामा की तरफ। प्लीज मामा, एक की मौका दे दीजिए। अगर ये आपका भरोसा नहीं जीत पाया तो मैं खुद लौट चलूंगी आपके साथ। तीनों मामा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तय किया लड़के को आजमाया जाएगा। राजा को तीनों मामा के साथ रहकर उन्हें खुश करने और अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसमें उसे अपने आप को अलग अलग रूपों में ढालना था। पहला नंबर था विक्रम मामा का। राजा को मिलिट्री अनुशासन में ढलना पड़ा। सुबह 4 बजे उठना, रनिंग करना, मार्च करना, नियमों का पालन करना राजा के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह विक्रम मामा के साथ दौड़ लगाता, उनके साथ फौजी स्टाइल में उठक बैठक करता और एक सच्चे सैनिक की तरह बर्ताव करने की कोशिश करता। विक्रम मामा चौंक गए थे। उन्हें लगा था कि ये लड़का 1-2 दिन में भाग जाएगा, लेकिन राजा डटा रहा और दिन ब दिन वो फुर्तीला, अनुशासित और जिम्मेदार दिखने लगा। राजा ने न केवल मामा का आदर किया, बल्कि फौजियों की जिंदगी के बारे में दिल से समझने की कोशिश की। उसने विक्रम मामा से उनकी पुरानी पोस्टिंग के किस्से सुने। औसीर सीईएसी ने उनके संघर्षों की तारीफ की और उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वो सिर्फ सपना का नहीं, पूरे परिवार का सम्मान करता है। धीरे धीरे विक्रम मामा का दिल पिघलने लगा। इसके बाद नंबर आया अर्जुन मामा का, जो पूजा पाठ और योग के पुजारी थे। राजा को अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता, मंदिर जाना होता, गीता का पाठ सुनना पड़ता और ध्यान में बैठना पड़ता। अर्जुन मामा को पूरा यकीन था कि ये लड़का भाग खड़ा होगा, पर राजा ने यहाँ भी हार नहीं मानी। वो दिन में कई बार गीता के श्लोक दोहराता, माला जपता, योग करता और शांत मन से भजन सुनता। एक दिन अर्जुन मामा ने उसे पूछा, क्या तू सच में धर्म को समझता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि सच्चे मन से किसी का सम्मान करना है। सपना को सम्मान देना, आप सबका आदर करना, यही मेरा धर्म है। उस जवाब ने अर्जुन मामा के दिल को छू लिया। अब बचा था नंदू मामा, सबसे टेढ़े और तगड़े मामा। राजा को उनके साथ जिम जाना पड़ा। दिन भर वेट उठाना, डाइट फॉलो करना, प्रोटीन पीना और फिटनेस की कड़ी परीक्षा। नंदू मामा को पूरा भरोसा था कि अब ये लड़का घुटनों के बल गिर पड़ेगा, पर राजा ने इसे भी चुनौती की तरह लिया। वो बिना शिकायत किए रोज उनके साथ एक्सरसाइज करता, बॉडी बनाता।
और यहाँ तक कि बाकी युवाओं को ट्रेनिंग भी देने लगा। राजा ने हर एक मामा की दुनिया में घुसकर उन्हें दिखा दिया कि वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं, बल्कि प्यार के लिए हर कसौटी पर खरा उतर सकता है। सपना सब देख रही थी, हर दिन, हर पल राजा का संघर्ष, उसका समर्पण, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी आंखों में झलकता प्यार। वो अंदर ही अंदर उसकी ओर और भी खिंचती चली गई। पर तीनों मामा अब भी अपने आखिरी इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक दिन तीनों ने राजा को अपने सामने बुलाया और बोले, तू अब तक हर परीक्षा में पास हुआ है, लेकिन प्यार सिर्फ जोश से नहीं, होश से भी निभाया जाता है। अब हम तुझे एक आखिरी इम्तिहान देंगे। हमें 1 हफ्ते के अंदर साबित करके दिखा कि तू सपना के लायक है, वरना हम उसे लंदन ले जाएंगे। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। माना इम्तिहान कठिन है, पर मेरा इरादा सच्चा है। अगले 1 हफ्ते में राजा ने सपना को वो सब दिखाया जो वो हमेशा से पाना चाहती थी, आजादी। वो उसे उसके शौक पूरे करने में मदद करता, उसके साथ खुलकर हंसता, गाता, नाचता। सपना को ऐसा एहसास हुआ कि वो सिर्फ राजा से नहीं, खुद से भी प्यार करना सीख रही है। राजा ने न केवल सपना को खुश रखा, बल्कि तीनों मामा के बीच सामंजस्य भी बैठा दिया। पहले जो तीनों मामा एक दूसरे की बात तक नहीं सुनते थे, अब एक साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और कभी-कभी हंसते भी। राजा ने परिवार को जोड़ा। फिर आया वो दिन जब तीनों मामा ने मिलकर एक फैसला किया। विक्रम मामा ने कहा, राजा, उन्हें हमें गलत साबित किया। हमें लगा था तू बस एक आवारा लड़का है, लेकिन तूने मेहनत, इज्जत और प्यार का मतलब सिखा दिया। अर्जुन मामा बोले, तूने धर्म की असली परिभाषा बताई, समर्पण और निष्ठा। नंदू मामा हंसे, और तूने दिखा दिया कि शरीर से नहीं, दिल से लड़ाई जीती जाती है। फिर तीनों मामा ने मिलकर कहा, हम सपना की शादी तुझसे करने के लिए तैयार हैं। सपना की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। वो दौड़कर राजा के गले लग गई। राजा ने कहा, अब कोई दुल्हन हमसे नहीं छीन सकता, अब तो हम दुल्हन ले ही जाएंगे। पर कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। बाहर कुछ और ताकतें थीं जो राजा और सपना की मोहब्बत को बर्बाद करना चाहती थीं। एक लालची रिश्तेदार जो सपना की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था और उसे जबरन किसी और से शादी कराने की साजिश रच रहा था। क्या राजा उस खतरे से भी निपट पाएगा? क्या सपना और राजा का रिश्ता हर साजिश को मात देगा? क्या तीनों मामा अब अपने निर्णय पर अटल रहेंगे? जारी है। अगले भाग में पढ़िए मोहब्बत के रास्ते की सबसे बड़ी साजिश और राजा की एक और अग्नि परीक्षा। मुंबई की गलियों में अब सपना और राजा की मोहब्बत ने अपने पंख फैला लिए थे। तीनों मामा भी अब मान चुके थे कि राजा ही वो लड़का है जो सपना की जिंदगी को सहेज सकता है, उसे खुश रख सकता है और जो उनके दिलों में भी अपनी जगह बना चुका था। सपना को ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो सब पा लिया है जिसकी उसे तलब थी, आजादी, सम्मान और सच्चा प्यार। पर एक चीज थी जिससे कोई अनजान था, और वो था सपना का मामा का कजिन राजवीर। राजवीर सपना का दूर का रिश्तेदार था जो लंदन में एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था, लेकिन अंदर से वह लालची, चालाक और सत्ता का भूखा था। उसे सपना की संपत्ति चाहिए थी, वो करोड़ों की जायदाद जो उसके नाम थी। जब उसे पता चला कि सपना मुंबई में है और तीनों मामा किसी राजा नाम के लड़के को उसके लिए स्वीकार कर चुके हैं, तो उसके अंदर आग लग गई। उसका अहंकार आहत हो गया और लालच और ज्यादा तेज हो गया। उसने ठान लिया, सपना मेरी होगी, जी गई हीगी, चाहे जैसे भी। राजवीर ने बिना देर किए भारत की उड़ान पकड़ी। लंदन में वो एक साफ सुथरा इंसान दिखता था, लेकिन भारत पहुंचते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। मुंबई पहुंचकर उसने मामा लोगों से मुलाकात की। बाहर से वह मुस्कुरा रहा था, बेहद सभ्य और विनम्र अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन उसके दिल में नफरत और चालें घूम रही थीं। विक्रम मामा ने राजवीर को देखकर कहा, अरे राजवीर, तू कब आया? राजवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे ही सपना के भाग जाने की खबर सुनी, सोचा आकर मदद करूं। आप सब तो जानते हैं मैं उसे कितना चाहता हूं। अर्जुन मामा ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। राजवीर, अब सब ठीक है, सपना को उसका साथी मिल गया है, अब तू बस मिलकर खुश हो जा। राजवीर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूर मामा, जरूर, लेकिन मुझे एक बार राजा से मिलना है, अकेले में। राजा से मुलाकात उस शाम एक होटल के छोटे से कैफे में हुई। राजवीर ने उसे देखा और भीतर ही भीतर उसकी सादगी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी।
तो तुम ही हो वो जो हमारी सपना के दिल में समा गया, राजवीर ने कहा। राजा ने शांति से जवाब दिया, मैंने सपना का दिल नहीं जीता, बस उसे समझा, और अब उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। राजवीर ने अपनी सच्चाई दिखा दी। देखो, मैं सीधा आदमी हूँ। मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी बचपन की साथी है और उसके नाम जो दौलत है वो मेरे कारोबार के लिए जरूरी है। अगर तुम रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दे सकता हूँ। राजा को गुस्सा तो आया, पर वो मुस्कुराया। प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता और सपना कोई दौलत का टुकड़ा नहीं है। अगर तुम्हें उसकी दौलत से प्यार है तो माफ करना, मैं उसे तुमसे बचाकर ही रहूंगा। राजवीर की आंखों में नफरत चमकी। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। राजा उठ खड़ा हुआ। तुम भी नहीं जानते कि मैं किसके लिए कितना लड़ सकता हूँ। राजवीर अब खुलकर साजिश में लग गया। उसने माफिया से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क किया, झूठे केस बनवाने की योजना बनाई और राजा को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने सपना के नाम से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि राजा ने उसे भगाया और उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। तीनों मामा जब ये सब सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं राजा ने सपना का इस्तेमाल तो नहीं किया। राजा को थाने में बुलाया गया। उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सपना दौड़ती हुई पहुंची। राजा ने कुछ नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ हूँ। ये झूठी शिकायत किसी ने रचाई है। राजा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस दर्द था उस भरोसे के टूटने का जो तीनों मामा के साथ पनपा था। मामा लोग दुविधा में थे। राजा ने उनके भरोसे को अब तक नहीं तोड़ा था, पर राजवीर की बातें भी असर डाल रही थीं। अर्जुन मामा ने सपना से कहा, बेटा, क्या तू सच में राजा से प्यार करती है या ये बस आजादी का मोह है? सपना ने आंखें भरकर कहा, मामा, मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है। जब आप तीनों मुझ पर अपनी सोच थोप रहे थे तब भी राजा ने मुझे कभी दबाया नहीं। उसने हमेशा मेरी मर्जी पूछी। वो कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, बस मेरा साथ दिया। अगर यही प्यार नहीं तो क्या है? राजवीर अब खुलकर खेल में आ गया था। उसने सपना को एक लीगल नोटिस भिजवाया जायदाद के हक को लेकर, और साथ में एक धमकी, अगर वो राजा से शादी करती है तो वो अदालत से सपना की मानसिक स्थिति को संदिग्ध बताकर उसे उसकी संपत्ति से बेदखल करवा देगा। राजा ने सपना से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खुद दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशियां मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। सपना ने गुस्से में जवाब दिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी जायदाद, मेरा हक और मेरा प्यार अलग अलग रास्तों पर हैं, तो मैं सबसे पहले अपने प्यार को चुनूंगी। राजा ने सपना का हाथ थामा। तुम्हारे इस फैसले ने मेरी सारी थकान मिटा दी। तीनों मामा ने अब अपनी आंखों से देखा कि कैसे राजा के हर परेशानी में भी सपना के साथ खड़ा है। उन्होंने राजवीर के असली चेहरे को देखा और अब पूरी तरह राजा के साथ खड़े हो गए। तीनों ने मिलकर राजवीर को कानूनी और सामाजिक तौर पर घेरने का फैसला किया। एक वकील से बात हुई और उन्होंने पुराने दस्तावेज निकाले। ये कायम किए जिनमें साबित हुआ कि सपना की संपत्ति पर राजवीर का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं विक्रम मामा ने सेना के कुछ पुराने साथियों से मदद ली और राजवीर के माफिया कनेक्शन उजागर किए। नंदू मामा ने अपने बॉडी बिल्डर दोस्तों के साथ मिलकर राजवीर के आदमियों को खदेड़ दिया और अर्जुन मामा ने आदि पूरे मोहल्ले में भजन मंडली के जरिए एक नैतिक संदेश फैलाया। प्यार की जीत सबसे बड़ी होती है। अंत में राजवीर खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा और सपना के रिश्ते को सार्वजनिक किया गया। तीनों मामा ने अपनी मौजूदगी में कहा, ये शादी हमारी मर्जी से हो रही है। राजा हमारे लिए अब सिर्फ दामाद नहीं, बेटा है। राजवीर को अपनी चालें नाकाम होती दिखीं। कोर्ट ने उसे चेतावनी दी और उसकी अवैध गतिविधियों की जांच शुरू हो गई। राजा, जो एक आम लड़का था, अब पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन चुका था, सच्चाई, सम्मान और प्यार की मिसाल। पर कहानी अभी भी अधूरी थी। क्या अब आएगी शादी की तैयारी? क्या सब कुछ अब वाकई ठीक हो जाएगा, या किस्मत एक और इम्तिहान रखती है? राजवीर की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं। राजा का साहस, सपना का समर्पण और तीनों मामा का समर्थन अब एक चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। हर तरफ एक ही चर्चा थी, सपना और राजा की शादी। मोहब्बत की जीत की यह कहानी हर दिल को छू रही थी। अब शुरू हुई शादी की तैयारियां।
मुंबई से लेकर लंदन तक रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा गया। मामा लोग दिल खोलकर खर्च कर रहे थे। विक्रम मामा ने कहा, शादी फौजी अंदाज में होनी चाहिए, अनुशासित और भव्य। अर्जुन मामा बोले, पूरे रीति रिवाज और शास्त्रों के अनुसार। नंदू मामा गरजे, शादी में बॉडी बिल्डर बारात ले जाएंगे। राजा मुस्कुराता, सपना खिलखिलाती, उनके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। मुंबई के एक शानदार हॉल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म में नाच गाना, हंसी मजाक और ढेर सारा प्यार भर गया था। राजा ने सपना के लिए खुद अपने हाथों से शादी का कार्ड डिजाइन किया था। उस पर लिखा था, सिर्फ दुल्हन नहीं, मेरी दुनिया है वो। हर किसी की आंखें भर आई थीं ये पढ़कर। सपना ने अपने मामा से कहा, आपने मुझे हर पल संभाला, पर आज आपने मुझे उड़ना भी सिखा दिया। तीनों मामा की आंखें भी भीग गईं। शादी से एक दिन पहले एक बुजुर्ग साधु पंडित ने सपना को एक बात बताई, हर सच्चे प्यार की परीक्षा आखिरी बार जरूर होती है। जब तू अपने रिश्ते में सच्चाई को पूरा समझ लेगी, तभी जीवन की असली शुरुआत होगी। सपना थोड़ी गंभीर हो गई, पर उसने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। राजा उधर संगीत की तैयारी में मस्त था। अपने दोस्तों के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक उसे एक फोन आया, तुम्हें जान से मारने की सुपारी दी गई है, संभल कर रहना। राजा चौंका। उसने पहचानने की कोशिश की, पर कॉल कट गया। उसे लगा कि शायद ये राजवीर की कोई और बची खुची चाल हो सकती है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। सपना की मुस्कुराहट और शादी की खुशियों में वो हर खतरे को भूल जाना चाहता था। दूसरी ओर राजवीर का दिमाग अब सनक की हदें पार कर चुका था। वह बौखलाया हुआ था। उसने सपना को पाने की आखिरी कोशिश के रूप में एक खतरनाक फैसला किया। शादी के दिन मंडप में बम धमाका। उसने एक शातिर आदमी को पैसे देकर शादी के पंडाल में विस्फोटक रखने की योजना बनाई। राजा को इस बात की भनक लगी जब शादी की रात वो सजावट का जायजा ले रहा था और उसे कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। उसने कुछ अजनबी चेहरों को मंडप के पास देखा जो अजीब ढंग से वहां टहल रहे थे। राजा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। वह सीधे पुलिस के पास पहुंचा। एक्शन लिया गया। मंडप की तलाशी शुरू हुई और एक संदिग्ध बैग मिला जिसमें टाइमर और विस्फोटक था। राजा की सूझबूझ से सब कुछ बच गया। तीनों मामा सकते में थे। सपना को जब यह खबर दी गई तो वो रो पड़ी। अगर राजा ने वक्त पर वो देखा नहीं होता तो। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अब जब तक जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पुलिस ने जांच की और जल्द ही राजवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सारी करतूतें सामने आ गईं। कोर्ट ने उसे कई सालों की सजा सुनाई। अब सारे रास्ते साफ थे। राजा और सपना की मोहब्बत ने न सिर्फ मामा का दिल जीता, बल्कि समाज के सामने एक मिसाल रखती थी। फिर आया वो दिन, वो सुबह जब राजा ने शेरवानी पहनी, सिर पर सेहरा बांधा और घोड़ी पर चढ़ा। उसके साथ नाचती झूमती बारात थी जिसमें मामा, मोहल्ले वाले और राजा के दोस्त सब एक रंग में रंगे थे। सपना ने लाल जोड़ा पहना था, आंखों में काजल और चेहरे पर वही चमक जो सिर्फ सच्चे प्यार से आती है। मंडप में फेरे हुए, मंत्र पढ़े गए और अग्नि को साक्षी मानकर राजा और सपना ने 7 वचन लिए। तीनों मामा ने मिलकर कन्यादान किया, एक साथ, एक स्वर में, एक प्रेम से। राजा ने सपना की मांग में सिंदूर भरा तो सपना की आंखों में आंसू थे खुशी के। अब सब खत्म नहीं, बल्कि सब शुरू हुआ था एक नई जिंदगी का आरंभ। राजा ने सपना से कहा, अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, साथी हैं हर मोड़ पर, हर लड़ाई में, हर सपने में। सपना ने मुस्कुराकर कहा, और जब भी कोई कहेगा दुल्हन हम ले जाएंगे, मैं कहूंगी हाँ, अब ले ही गए। राजवीर की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं। अदालत ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया और सपना वती राजा की जिंदगी में जो तूफान आया था वो अब धीरे धीरे शांत होने लगा। तीनों मामा अब खुलकर राजा को दामाद नहीं, बेटे जैसा मानने लगे थे। सपना की आंखों में अब भी कभी कभी बीते हदीते हादसों की परछाई तैर जाती, मगर राजा का साथ उसे संभाल लेता। अब शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। हॉल बुक हो चुका था, मिठाइयों की दुकानें सज चुकी थीं, कपड़े सिलकर तैयार हो रहे थे और रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। मुंबई की गलियों में एक नई रौनक थी। सब कहते, राजा की बारात निकलेगी और दुल्हन ले जाई जाएगी।
ताली थी। तीनों मामा ने भी कमर कस ली थी। विक्रम मामा अनुशासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले थे। अर्जुन मामा पूजा पाठ, मंत्रों और शुभ मुहूर्त की देखरेख कर रहे थे और नंदू मामा बॉडी बिल्डर बारातियों की रिहर्सल करवा रहे थे। हर दिन एक उत्सव जैसा गुजर रहा था। सपना इन सब के बीच एक नई तरह की खुशी महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहती, पर उस मुस्कान के पीछे अब समझदारी भी आ चुकी थी। प्यार के नाम पर जो उसने घर छोड़ा था, अब उसी घर में उसका प्यार अपनाया जा रहा था। राजा रोज शाम को सपना से मिलने आता और दोनों घंटों बात करते। वो आने वाले जीवन के बारे में सोचते, छोटे घर की बातें, सादा जीवन पर ढेर सारी मोहब्बत। राजा ने एक दिन कहा, सपना, मेरे पास कोई बड़ा बंगला नहीं, लेकिन जो भी है वो तुम्हारा है दिल से, पूरी तरह। सपना ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू कभी बदलना मत। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी। घर में औरतों की खनकती हंसी, ढोलक की थाप और पारंपरिक गीतों की मिठास गूंज रही थी। सपना की हथेलियों पर जब मेहंदी चढ़ाई गई तो सबने पूछा, राजा का नाम कहाँ है? और वो शर्मा गई। वहीं दूसरी ओर राजा के घर संगीत की महफिल थी। उसके दोस्त, मामा और नाचने गाने वाले रिश्तेदारों की टोली और पूरे जोश में थी। राजा ने एक गाना गाया अपनी आवाज में, दिल से, तेरे बिना जी नहीं सकता, तुझसे ही मेरा वजूद है। वो गाना जैसे पूरे माहौल में भावनाओं की लहर ले आया। अगले दिन सुबह शादी का दिन आ गया। राजा ने सेहरा बांधा, घोड़ी पर चढ़ा और बारात निकल पड़ी। बारात में सबसे आगे नंदू मामा अपने बॉडी बिल्डर दोस्तों के साथ ठुमके लगा रहे थे। अर्जुन मामा मंत्र पढ़ते जा रहे थे ताकि राह में कोई बाधा न आए। विक्रम मामा बारात की सुरक्षा में सख्त पहरा दे रहे थे। बारात जब हॉल में पहुंची तो हर किसी की नजरें राजा पर टिकी थीं, जो उस दिन सच में किसी शहजादे की तरह लग रहा था। सपना दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी थी। उसके दिल में एक अनजानी सी हलचल थी, खुशी भी, बेचैनी भी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, निती या टीमली थी, मानो अभी कोई आए और कहे, चलो। फेरे शुरू हुए। फेरे शुरू हुए। पंडित ने मंत्र पढ़े। राजा और सपना ने अग्नि के 7 फेरे लिए। हर फेरा एक वचन था साथ निभाने का, सच्चाई का, सम्मान का और एक दूसरे की रक्षा का। तीनों मामा एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे। वो लड़की जो कभी 3 घरों में बंटी हुई थी, आज एक जीवन में सिमट रही थी। वो लड़का जिसे वो कभी तुच्छ समझते थे, आज उनका सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। 7वें फेरे के बाद राजा ने सपना की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। चारों ओर तालियों की गूंज हुई। मामा की आंखें भर आईं और सपना की आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी संतोष की, सच्चे सुख की। शादी पूरी हो चुकी थी। अब विदाई का समय आया। सपना की आंखें फिर भर गईं। वो अपने मामा के गले लगी। आप तीनों ने मुझे बचपन में पाला, फिर जवान होते संभाला और अब जिंदगी भर के लिए मुझे एक सच्चे साथी के हवाले कर रहे हैं। आप तीनों मेरे लिए भगवान हैं। तीनों मामा भावुक हो उठे। नंदू मामा ने कांपती आवाज में कहा, जा बेटी, इटी तुझ में अब डरने की जरूरत नहीं। तेरा राजा तुझसे सच्चा प्यार करता है और हमें उस पर भरोसा है। राजा और सपना की गाड़ी विदाई के बाद धीरे धीरे दूर होती चली गई। पीछे तीनों मामा हाथ हिलाते रहे और पहली बार उन्हें महसूस हुआ उन्होंने बेटी नहीं, एक जिम्मेदारी निभाई है। रास्ते में राजा ने सपना का हाथ थामा। अब तू मेरी दुनिया है, सपना ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम दुल्हन ले ही गए। शादी के बाद राजा और सपना की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अब वो पति पत्नी नहीं, सिर्फ प्रेमी थे, बल्कि 2 जिम्मेदार जीवन साथी थे। दोनों ने एक छोटा सा किराए का घर लिया, मुंबई के एक साधारण से मोहल्ले में, जहां सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ पड़ोस की चाची की आवाजें आती थीं और शामें चूड़ियों की खनक और बच्चों की किलकारियों से गुलजार रहती थीं। राजा ने पहले से ही तय कर रखा था कि वो कोई आसान रास्ता नहीं चुनेगा। अब वह सपना के साथ अपने दम पर जिंदगी बनाएगा, बिना किसी संपत्ति के सहारे, बिना किसी शान शौकत के। और सपना भी इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार थी। सुबह का वक्त होता, राजा चाय बनाता और सपना कपड़ों की रस्सी पर झूला टांगती।
दोनों के बीच रोजमर्रा की मीठी नोक झोंक चलती रहती। कभी राजा कहता, तुम्हारी चाय में शक्कर कम है, तो सपना मुस्कुराकर कहती, प्यार में ज्यादा मीठा नहीं चाहिए। धीरे धीरे राजा ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, एक ट्रैवल एजेंसी में। वहां वो लोगों को टूर प्लान करवाने में मदद करता, और सपना ने एक बुटीक ज्वाइन किया जहां वो डिजाइनिंग सीखने लगी। दोनों ने तय कर लिया था कि अब जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे, ईमानदारी, मेहनत और मोहब्बत से। लेकिन असली जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब हनीमून खत्म होता है, जब मोहब्बत रोज की ईद पेगी जिम्मेदारियों से टकराती है। राजा और सपना के साथ भी यही हुआ। एक दिन बिजली का बिल ज्यादा आया। राजा परेशान हो गया। इतना बिल कैसे आया? सपना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने नया आयरन खरीदा, थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो गया। राजा ने माथा पकड़ा, तो बताना चाहिए था ना? सपना ने तुनक कर कहा, हर चीज के लिए ताना मत मारा करो। एक छोटा सा झगड़ा हुआ। कुछ पल की चुप्पी छाई, फिर दोनों अलग अलग कमरों में चले गए। लेकिन रात को राजा रसोई में दूध गर्म करने गया तो सपना भी आ गई। राजा ने धीमे से कहा, गलती मेरी थी। सपना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी भी थी। दोनों ने बिना कहे समझौता कर लिया। यह पहली बार था जब दोनों ने सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ शादी नहीं, निभाना होता है हर दिन, हर परिस्थिति में। कुछ हफ्तों बाद तीनों मामा मुंबई आए। राजा ने उनके लिए अलग कमरे तैयार करवाए थे। विक्रम मामा ने देखकर कहा, तूने बहुत सलीके से घर सजाया है। राजा बोला, सपना की पसंद है, मैंने बस कीलें ठोकी हैं। तीनों मामा ने सपना की सादगी देखी, उसके बदलते स्वभाव को समझा और मन ही मन गर्व महसूस किया कि उनकी भांजी ने एक सही जीवन साथी चुना है। लेकिन तीनों मामा अब राजा की जिंदगी में खुद को शामिल करने लगे। कभी विक्रम मामा सुबह 5 बजे उठा देते, राजा उठ, नीचे को कैसे ए रनिंग पर चल। अर्जुन मामा उसे पूजा में बिठा लेते, भविष्य सुधारने के लिए ध्यान जरूरी है। और नंदू मामा हर दिन उसे डंबल उठाने के लिए मजबूर करते, अब तू हमारा दामाद नहीं, बॉडी बिल्डर भी बनेगा। राजा की जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहले सपना की थी, 3 अलग मिजाजों का दबाव। एक दिन राजा थक गया। उसने सपना से कहा, तुम्हारे मामा तो मुझे भी 3 हिस्सों में बांट देंगे। सपना हंसी, अब मेरी दुनिया में शामिल हो चुके हो, अब भुगतो। मगर राजा ने एक हल ढूंढा, तीनों मामा के बीच सामंजस्य बैठा दिया। सुबह रनिंग के समय ही मंदिर का रास्ता ले लिया। ध्यान लगाते समय हाथ में डंबल रख लिए और फिटनेस करते हुए रामधुन गाने लगा। मामा खुश, राजा भी सुकून में। तीनों मामा ने एक दिन आपस में बैठकर कहा, हमारे जैसा दामाद शायद ही किसी को मिला हो। सपना अब बुटीक में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने अपने डिजाइन खुद बनाना शुरू किया और सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई, एक फैशन ब्रांड ने उसे जॉब ऑफर की। अब वो दिन में ऑफिस जाती और रात को राजा के साथ छोटी सी बालकनी में चाय पीती। राजा भी ट्रैवल एजेंसी में बेहतर काम करने लगा था। लोग उसके बात करने के अंदाज से थे कि सिप्पी वही प्रभावित होते। एक दिन बॉस ने कहा, राजा तुम अपनी खुद की टूर कंपनी क्यों नहीं शुरू करते? राजा रात को सपना से बोला, अगर तू साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सपना ने उसका हाथ पकड़ा, मैंने हमेशा तुझ में वो देखा जो शायद तू खुद नहीं देखता। कुछ महीनों में राजा और सपना ने मिलकर एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। ड्रीम यात्रा नाम से ट्रैवल एजेंसी शुरू की। राजा ने बाहर के क्लाइंट्स संभाले, सपना ने सोशल मीडिया और मार्केटिंग। पहले महीने में ही उन्हें कुछ अच्छे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट मिल गए। तीनों मामा को भी इसमें लगवा दिया गया। विक्रम मामा सिक्योरिटी कंसल्टेंट बने, अर्जुन मामा वेद टूरिज्म प्रोजेक्ट संभालने लगे और नंदू मामा हेल्थ रिट्रीट्स का प्रमोशन करने लगे। अब वो सब एक टीम बन गए थे, परिवार, साथी, कर्मयोगी। एक दिन रात को जब सब सो गए थे, राजा बालकनी में बैठा था। सपना आई, उसके पास बैठ गई। राजा ने धीमे से कहा, याद है वो दिन जब हम मिले थे होटल की रिसेप्शन पर? सपना मुस्कुराई, और तूने कहा था आप जैसी लड़की को परेशान नहीं देख सकता। राजा ने उसकी आंखों में देखा, अब जब तू मेरी बीवी है तब भी नहीं देख सकता। सपना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। चांदनी उन दोनों को निहार रही थी। राजा और सपना की जिंदगी अब स्थिर हो चली थी, सुकून, समझदारी और सहयोग से भरी।
ड्रीम यात्रा ट्रैवल एजेंसी का काम धीरे धीरे फलने फूलने लगा था। घर छोटा था मगर उसमें जो प्यार और अपनापन भरा था वह किसी महल से कम नहीं लगता था। लेकिन जैसे हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, वैसे ही एक दिन सपना के चेहरे पर कुछ अलग ही रौनक थी। सुबह सुबह जब राजा तैयार होकर ऑफिस निकलने लगा तो सपना ने उसे रुकने को कहा। राजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा ने थोड़ा चौंक कर देखा। क्या हुआ, सब ठीक है? सपना की आंखें भर आईं, मगर उसमें डर नहीं था, सिर्फ खुशी थी। उसने धीरे से राजा का हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुराकर कहा, हम अब सिर्फ हम नहीं रहेंगे, कोई तीसरा आ रहा है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर जैसे पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने रोशनी बनकर चमक उठी। उसने सपना को कसकर गले लगा लिया। तूने तो आज मेरी दुनिया पूरी कर दी। अब जिंदगी ने एक और नया मोड़ लिया था। सपना मां बनने वाली थी। तीनों मामा को जब यह खबर मिली तो जैसे उनके भीतर भी कोई नया जोश भर गया। विक्रम मामा ने सबसे पहले कहा, अब बच्चे को सुबह की पीटी क्लास मैं ही दूंगा। नंदू मामा ने मुस्कुराते हुए बाइसेप्स दिखाए। बच्चा अगर मेरी तरह ताकतवर नहीं हुआ तो नाम नहीं रखने दूंगा। और अर्जुन मामा ने घोषणा कर दी, नाम तो मैं ही रखूंगा और संस्कृत वाला होगा। राजा और सपना अब रोज अस्पताल जाते, चेकअप कराते, बॉसिंस के तैयार नामों की लिस्ट बनाते, और रात को बच्चे के आने के ख्वाबों में खो जाते। सपना की तबीयत अब थोड़ी थोड़ी नाजुक हो गई थी। ऑफिस जाना कम कर दिया था, लेकिन बुटीक का काम घर से ही संभालती थी। राजा अब ज्यादा वक्त उसके पास बिताने लगा। राजा रोज रात को सपना के पेट पर कान लगाकर बच्चे से बातें करता। तू जल्दी आ, मैं तुझे साइकिल चलाना सिखाऊंगा, क्रिकेट खिलाऊंगा और हर दिन तुझे मम्मी से ज्यादा प्यार करूंगा। सपना हंसती, बच्चा अभी आया नहीं और तुझे पहले ही पक्षपात करना आ गया। एक दिन तीनों मामा ने मिलकर पूरे मोहल्ले में एक पूजा रखी बच्चे के स्वागत के लिए। पंडित बुलाए गए, संगीत रखा गया, बहू ने हलवा पूड़ी बना और ढोल नगाड़े बजे। मोहल्ले की औरतों ने सपना को गोद भराई में चूड़ियां पहनाई और आशीर्वाद दिया। राजा की आंखों में उस दिन नमी थी। उसने देखा कि कैसे एक लड़की जो पहले अकेली थी आज सबकी लाडली बन गई थी। फिर आया वो दिन। रात के 3 बजे थे। सपना को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। राजा घबराया, लेकिन तुरंत शांत होकर उसे हॉस्पिटल लेकर गया। तीनों मामा भी साथ हो गए। हॉस्पिटल की गलियों में राजा कभी इधर भागता, कभी उधर पूछता। उसका दिल धड़क रहा था, डर, चिंता, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, बेटा हुआ है। सपना की आंखों में आंसू थे, राजा की आंखों में चमक थी। उसने डॉक्टर से बच्चे को गोद में लिया और पहली बार उसे सीने से लगाया। एक नन्हा सा चेहरा, नर्म हथेली और बंद आंखें, जैसे कोई फरिश्ता उसकी गोद में आ गया हो। राजा फूट पड़ा, तू मेरा बेटा है, पर मेरा सच सपना भी है। बच्चे का नाम रखा गया अर्णव, संस्कृत में जिसका अर्थ होता है विशाल सागर। अर्जुन मामा खुश, मैंने कहा था ना, नाम मैं ही रखूंगा। विक्रम मामा बोले, अब इसे फौजी ट्रेनिंग दूंगा। नंदू मामा ने गोदी में उठाकर कहा, देख लेना, ये सबसे मजबूत निकलेगा। अब राजा और सपना की जिंदगी में एक नया रूटीन बन चुका था। रात को जागना, दूध की बोतल गर्म करना, नैपी बदलना, लोरी गाना और एक दूसरे की थकान को मुस्कुराहट में छुपा लेना। राजा एक दिन ऑफिस देर से पहुंचा तो बॉस ने पूछा, सोया नहीं क्या? राजा हंसा, बेटा आया है, नींद कहीं खो गई है। हर दिन राजा घर लौटते ही सबसे पहले अर्णव को गोदी में लेता और सपना उसे देखकर कहती, तुम दोनों में मुझे अब फर्क करना मुश्किल लगता है, दोनों बच्चे हो। कुछ महीने बीते। अर्णव अब मुस्कुराने लगा था। उसकी किलकार पूरे घर को जगा देती। तीनों मामा अब पूरे दिन उसी के इर्द गिर्द रहते। विक्रम मामा उसका झूला झुलाते, अर्जुन मामा मंत्र सुनाते और नंदू मामा उसके लिए मिनी डंबल लाने की सोच रहे थे। एक दिन राजा और सपना बालकनी में बैठे थे। चाय के कप हाथ में थे और अर्णव पालने में। सपना बोली, क्या हमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे? राजा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैंने तो पहली बार तुझे देखा था, तभी सोचा था ये लड़की मेरी जिंदगी बदलेगी, और तूने वो कर दिखाया। सपना मुस्कुराई, तेरे साथ चलते चलते हे
हर आइडिया ऐसा खुद ब खुद जुड़ता गया। अब ड्रीम यात्रा एक ब्रांड बन चुका था। क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, डील्स मिल रही थी। सपना ने अपना खुद का ऑनलाइन बुटीक शुरू कर दिया था, स्पर्श बाय सपना। और अर्णव अब पहला ऐसा बच्चा था जिसने लोरी से ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स की घंटियां सुनी थी। जिंदगी अब आसान नहीं थी, पर संतोष से भरी थी। राजा और सपना की जिंदगी अब एक मुकम्मल तस्वीर बन चुकी थी, जिसमें एक कोने में मोहब्बत की नरमी थी, दूसरे कोने में जिम्मेदारियों की ठोस रेखा और बीच में मासूम हंसी की उजली परछाई उनका बेटा अर्णव। ड्रीम यात्रा अब एक जाना पहचाना नाम बन गया था। क्लाइंट्स की कतारें लगने लगी थीं। राजा की मेहनत, उसकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन ने हर किसी का भरोसा जीत लिया था। वहीं सपना का ऑनलाइन बुटीक स्पर्श बाय सपना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लोग उसके डिजाइनों की सादगी और नजाकत के कायल हो चुके थे। हर महीने की पहली तारीख को दोनों बैठकर खर्चों का हिसाब करते, प्लानिंग करते और सपनों की एक नई फहरिस्त बनाते। अब जिंदगी में सिर्फ गुजर बसर नहीं, बल्कि कुछ बना दिखाने की ख्वाहिश शामिल थी। एक दिन राजा को एक कॉर्पोरेट इवेंट में बुलाया गया। वहां उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उसने एक रिसेप्शनिस्ट से शुरुआत की, फिर सपना से मिला और अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। उस हॉल में मौजूद सैकड़ों लोग उसकी कहानी सुनकर अभिभूत हो गए। राजा ने वहां एक लाइन कही जो बाद में कई अखबारों में छपी, सपनों को देखने से बड़ा कोई जुर्म नहीं, अगर आप उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते। सपना जब अखबार में राजा की तस्वीर देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन अर्णव को गोद में लिए हुए उसने कहा, देख बेटा, तेरा पापा अब अखबार में आता है। अर्णव मुस्कुराया और उसके दांत न होने वाली मुस्कान में एक मासूम जीत छुपी थी। तीनों मामा भी अब राजा को देखकर फूले नहीं समाते थे। कभी नंदू मामा मोहल्ले में कहते, हमारा दामाद अब बड़ा आदमी हो गया है। अर्जुन मामा अपने प्रवचन में उसका उदाहरण देते, देखो, सच्चा पति वही है जो बीवी के साथ मिलकर घर भी बनाता है और दुनिया भी। विक्रम मामा अब हर सुबह राजा के लिए अखबार में से बिजनेस कॉलम काट कर लाते, ये पढ़, काम आएगा। राजा अब सिर्फ सपना का जीवन साथी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का गर्व बन चुका था। फिर एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने ड्रीम यात्रा के साथ पार्टनरशिप की पेशकश की। उन्हें भारत में लोकल कल्चर टूर की जरूरत थी, जिसमें राजा की कंपनी फिट बैठती थी। राजा ने तुरंत सपना से सलाह ली। ये बहुत बड़ा मौका है, उसने कहा। सपना गंभीर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुम 2 महीने देश भर में टूर करोगे। हम यहाँ अकेले होंगे, मैं और अर्णव। राजा चुप हो गया, मगर सपना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मौके बार बार नहीं आते, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। वो 2 महीने दोनों के लिए परीक्षा की तरह थे। राजा देश भर में बिजनेस डील्स कर रहा था। जयपुर, केरल, लेह, कोलकाता, हर जगह उसका नाम बन रहा था। उधर सपना घर संभाल रही थी, अर्णव की देखभाल कर रही थी और अपने बुटीक के नए कलेक्शन पर काम कर रही थी। रात को जब वीडियो कॉल होता तो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते, लेकिन आंखों में वो अधूरापन छिपा नहीं पाते। राजा पूछता, अर्णव सो गया? सपना कहती, तुम्हारी आवाज सुनकर ही सोता है। राजा हंसता, कितना चालाक निकला ये, बिल्कुल मेरी तरह। 2 महीने बाद जब राजा वापस आया तो घर का दरवाजा खुलते ही अर्णव दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया। सपना दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो पहली बार राजा ने देखी थी। राजा ने उसे गले से लगाया। तू बहुत हिम्मत वाली है, सपना बोली, और तू बहुत खुददार। अब ड्रीम यात्रा और स्पर्श बाय सपना दोनों को निवेशकों का साथ मिलने लगा। उन्होंने एक नई ऑफिस बिल्डिंग किराए पर ली। सपना का डिजाइन बुटीक अब फिजिकल स्टोर बनने की राह पर था। उन्होंने छोटे शहरों की महिलाओं को काम देना शुरू किया, सिलाई और कढ़ाई सिखाई, और अब उनका कारोबार सिर्फ कारोबार नहीं रहा, एक मिशन बन गया था। एक दिन एक बड़ा अवार्ड शो हुआ उद्यमिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए। राजा और सपना दोनों को मंच पर बुलाया गया। आयोजकों ने कहा, ये सिर्फ पति पत्नी नहीं है, बल्कि एक नई सोच के प्रतीक हैं, जहां प्यार, सम्मान और साझेदारी मिलकर सपनों को साकार करती है। मंच पर राजा ने सपना का हाथ पकड़ा और माइक पर कहा, मुझे कभी समझ नहीं आता था कि सपना नाम वाली लड़की मेरी हकीकत कैसे बन गई। और सपना ने सिर्फ इतना कहा, उसने मुझे उड़ने दिया, इसीलिए आज हम दोनों जमीन पर हैं।
अब उनका बेटा अर्णव स्कूल जाने लगा था। उसकी पहली रिपोर्ट कार्ड में लिखा था, अर्णव बहुत संवेदनशील और होशियार बच्चा है जो सबका ध्यान रखता है। राजा और सपना जब ये पढ़ते तो मुस्कुराते, हमारा अर्णव भी मोहब्बत की ही फसल है। पर जिंदगी कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। एक दिन एक पुराने दुश्मन की परछाई वापस मंडराने लगी राजवीर, जो जेल से जमानत पर बाहर आया था, और इस बार उसके इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक थे। राजवीर ने सोच लिया था, राजा ने जो कुछ भी पाया है वो सब छीन लूंगा, एक एक कर। राजा और सपना की जिंदगी जैसे अपने सबसे खूबसूरत दौर में थी। उनके रिश्ते ने मोहब्बत को दोस्ती में, दोस्ती को साझेदारी में, और साझेदारी को एक मिशन में बदल दिया था। ड्रीम यात्रा और स्पार्श बाय सपना दोनों ब्रांड अब देश भर में पहचान बना चुके थे। लेकिन जैसे हर चांदनी के पीछे कोई साया होता है, उसी तरह एक साया लौट आया राजवीर। जेल में रहते हुए उसने सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, बदला लेना। जब वो बाहर निकला तो उसकी आंखों में नफरत की आग थी। वो देख चुका था कि राजा, जिसे वो कभी खत्म करना चाहता था, अब एक सम्मानित, सफल और प्रतिष्ठित इंसान बन चुका है। और सपना, जो कभी उसकी जिद थी, अब एक सशक्त, आत्मनिर्भर और खुशहाल स्त्री बन चुकी थी। उसके अंदर की ईर्ष्या ने अब उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। राजवीर ने सबसे पहले उनके व्यापार पर चोट करने की योजना बनाई। उसने ड्रीम यात्रा के एक पुराने कर्मचारी को पैसे का लालच देकर राजा की कंपनी से क्लाइंट डेटा चोरी करवाया। फिर उसी डाटा का इस्तेमाल करके एक फर्जी कंपनी खड़ी कर दी, रियल यात्रा नाम से। धीरे धीरे उस कंपनी ने ड्रीम यात्रा के क्लाइंट्स को लुभाना शुरू कर दिया, सस्ते दाम, फर्जी रिव्यू और झूठे वादों से। राजा को कुछ समय तक तो समझ ही नहीं आया कि अचानक उनका काम क्यों गिर रहा है। मगर जब उसे पता चला कि वही कर्मचारी जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, राजवीर से मिला हुआ है, तो उसका दिल टूट गया। सपना ने देखा कि राजा परेशान रहने लगा है। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी। रातों को वो देर तक जागता, लैपटॉप पर बैठा कुछ पढ़ता रहता। सपना ने एक दिन चुपचाप उसके हाथ से लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, कौन है वो जो तुझसे तेरा चैन छीन रहा है? राजा ने सिर झुका लिया। राजवीर वापस आ गया है और अब वो हमारे काम को बर्बाद कर रहा है। सपना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो क्या हुआ? तू भी तो वही राजा है जिसने मेरे मामा के विरोध के बावजूद मुझे अपना बना लिया था। ये तो सिर्फ एक राजवीर है। राजा ने सपना की आंखों में देखा वही आत्मविश्वास, वही निडरता। उसे याद आया उसकी सबसे बड़ी ताकत सपना है, डर नहीं। दोनों ने मिलकर ड्रीम यात्रा को फिर से खड़ा करने की रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी टीम से एक एक क्लाइंट से दोबारा संपर्क किया, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी जरूरतें समझी और उन्हें बेहतर सेवा देने का वादा किया। वहीं सपना ने सोशल मीडिया पर एक खुला वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने कहा, आजकल नकली लोग असली चेहरों के पीछे छिपकर आपका विश्वास तोड़ते हैं, लेकिन जो रिश्ते हमसे जुड़े हैं वो सिर्फ बिजनेस के नहीं, भरोसे के हैं। वीडियो वायरल हो गया। रियल यात्रा की असलियत धीरे धीरे बाहर आने लगी। लोग समझ गए कि उन्हें ठगा गया है। पुलिस ने जांच शुरू की और राजवीर की फर्जी कंपनी पर निगरानी रखी जाने लगी। राजवीर अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसने तय कर लिया अब सीधी चोट करनी है और इस बार सपना को निशाना बनाया। एक रात जब सपना अपने बुटीक से लौट रही थी तो एक बाइक पर 2 नकाबपोश लड़कों ने उसका पीछा किया। लेकिन राजा को पहले से शक था कि सपना पर कुछ हो सकता है, इसलिए उसने एक गुप्त सुरक्षा इंतजाम कर रखा था। जैसे ही बाइक वाले लड़कों ने सपना के पास जाकर कुछ छीनने की कोशिश की, 2 सादे कपड़ों में पुलिस वाले सामने आ गए और उन्हें धर दबोचा। उनमें से एक ने डर के मारे बोल दिया, राजवीर ने भेजा था। राजा अब और चुप नहीं रह सकता था। वो सीधे राजवीर के पास गया, अकेले, बिना पुलिस के, बिना डर के। एक सुनसान जगह पर दोनों आमने सामने खड़े थे। राजा बोला, तूने कोशिश की थी सपना को मुझसे छीनने की, नाकाम रहा। अब तू उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। पर मैं तुझे बता दूं, हम वो नहीं जिनसे तू जीत सके। राजवीर हंसा, इस बार तू हार जाएगा। राजा ने सिर्फ एक बात कही, मोहब्बत वाले कभी हारते नहीं, क्योंकि वो लड़ते नहीं, बस बुराई को मिटा देते हैं। राजवीर ने हाथ उठाया, लेकिन उसी पल वहां पुलिस पहुंच गई। सपना की सतर्कता
और मामा की फौजी बुद्धि ने सब पहले से तय कर दिया था। राजवीर गिरफ्तार हुआ। इस बार उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि जमानत भी मुमकिन नहीं थी। अब जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार में लौट आई थी। राजा और सपना ने अपने रिश्ते को और गहराई से समझा। ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं था, ये भरोसे, समझदारी और साथ चलने का नाम था। अर्णव अब स्कूल में टॉपर बन चुका था। उसका पहला डिबेट जीतने के बाद उसने स्टेज पर जो बात कही वो सबके दिल छू गई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया कि जीतना जरूरी नहीं होता, सही रहना जरूरी होता है। उस रात राजा ने सपना से कहा, हमने सब कुछ हासिल कर लिया, नाम, काम, सम्मान, अब क्या बचा? सपना ने मुस्कुराकर कहा, अब बस सुकून से जीना और अगले अर्णव के लिए झूला तैयार करना। राजा चौंका, मतलब? सपना शर्मा गई। हाँ, फिर से कोई आ रहा है। राजा ने खुशी से सपना को गले लगा लिया। दुल्हन हम ले गए थे, अब पूरा परिवार हमारा है। सपना की मुस्कुराहट में फिर वही चमक लौट आई थी, एक नई शुरुआत की, एक नई जिंदगी की। और इस बार वो अकेली नहीं थी, राजा के साथ, अर्णव के साथ और पूरे परिवार के साथ। उसने इस खुशी को गले से लगा लिया था। घर में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। मामा लोग जब दोबारा ये सुनते हैं कि सपना माँ बनने वाली है तो फिर से वही उत्साह जाग उठा। विक्रम मामा ने अपनी डायरी में प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल लिख डाला। अर्जुन मामा ने हर शनिवार को विशेष पूजा आरंभ कर दी और नंदू मामा ने गूगल से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए योगासन डाउनलोड कर डाला। राजा, जो पहले ही एक जिम्मेदार पिता और पति बन चुका था, अब और भी संवेदनशील हो गया। सपना को हर चीज का ख्याल था, खाना, आराम, भावनाएं, मनोदशा और सबसे ज्यादा उसके सपनों का। अर्णव भी अब बड़ा हो चुका था। जब उसे बताया गया कि उसके घर में कोई और आने वाला है तो पहले तो वो सोच में पड़ गया। मतलब अब मम्मी पापा का प्यार बंटेगा? राजा ने उसे गोदी में बैठाकर कहा, बेटा, प्यार कभी बंटता नहीं, बढ़ता है। जैसे जब तू आया था तो तेरी मम्मी ने मुझसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ, बस तेरे लिए भी दिल में जगह बन गई। अर्णव मुस्कुराया, तो अब मैं भी शेयर करूंगा, अपना खिलौना और अपना मम्मी पापा। बच्चे का जन्म तय समय पर हुआ, एक प्यारी सी बेटी। सपना की गोद में जब वो आई तो उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे पूरी दुनिया उसे देख रही हो। राजा ने उसका नाम रखा अन्वी, जिसका अर्थ था सुंदर और छोटी सी देवी। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था, एक बेटा, एक बेटी और बीच में मोहब्बत से सजा हुआ एक घर। लेकिन यहाँ पर उनकी कहानी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही। अब राजा और सपना ने तय किया कि वो समाज के लिए भी कुछ करेंगे। राजा ने देखा कि देश में बहुत से छोटे छोटे टूर गाइड्स, लोकल आर्टिस्ट्स, बुनकर, हस्तशिल्पी और ट्रैवल एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। उसने ड्रीम यात्रा फाउंडेशन की शुरुआत की, एक ऐसा मंच जो उन लोकल टैलेंट्स को अवसर और मंच दे सके। वहीं सपना ने अपनी बुटीक की एक नई शाखा खोली, स्पर्श शक्ति, जहां उन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग सिखाई जाती थी जो घरेलू हिंसा से गुजर चुकी थी या जिन्हें दोबारा खड़े होने की जरूरत थी। एक दिन सपना ने एक महिला को ट्रेनिंग देते हुए पाया कि वो हाथ कांपते हुए सुई पकड़ रही थी। सपना ने पास जाकर पूछा, डर लग रहा है? महिला बोली, डर नहीं, विश्वास नहीं है खुद पर। सपना ने उसका हाथ थाम लिया। याद रखो, जब मुझे सबसे ज्यादा कमजोर समझा गया था तब मैंने सबसे बड़ा फैसला लिया था और तब से हर दिन खुद को साबित किया है। उस दिन के बाद वह महिला सबसे बेहतरीन कढ़ाई करने वाली कारीगर बन गई। राजा और सपना अब सिर्फ अपने बच्चों के माता पिता नहीं थे, थे, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। सरकार ने ड्रीम यात्रा फाउंडेशन और स्पर्श शक्ति को सम्मानित किया। एक समारोह में मंच पर बुलाए गए तो पत्रकार ने पूछा, आप दोनों की सफलता का राज क्या है? राजा ने कहा, मैंने हमेशा अपनी बीवी को बराबरी का दर्जा दिया। सपना ने कहा, और मैंने कभी अपने पति को अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हमने एक दूसरे के सपनों को सिर्फ समझा नहीं, उन्हें जिया है। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अर्णव स्कूल में सभी प्रतियोगिताओं में आगे था और अन्वी, जो कि अभी केवल 2 साल की थी, पूरे घर की रानी बन चुकी थी। वो कभी राजा के कंधे पर चढ़ जाती, कभी सपना की साड़ी खींचकर दौड़ती। तीनों मामा अब उसके पीछे पीछे घूमते, कभी खिलौने लेकर, कभी कहानियों की किताब।
एक दिन राजा ने सपना से कहा, तूने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे? सपना ने आकाश की तरफ देखकर कहा, सोचा तो नहीं था, पर तुझ पर भरोसा था। राजा बोला, अब क्या बाकी है? सपना मुस्कुराकर बोली, अब बाकी है दूसरों को ये दिखाना कि मोहब्बत सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी जीतती है। और इसी विश्वास के साथ अनिक, राजा और सपना ने एक नई किताब लिखनी शुरू कर दी, जिसका नाम था हमारी यात्रा, एक पति पत्नी की साझी उद्यान। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ चला था। राजा और सपना की जिंदगी में वो सारे मोड़ आ चुके थे जो एक आम इंसान के जीवन को खास बना देते हैं। प्रेम, संघर्ष, जीत, मातृत्व, सामाजिक योगदान और अब एक नई पीढ़ी की तैयारी। अर्णव अब कॉलेज में दाखिल हो चुका था। बचपन से ही उसकी रुचि सामाजिक कामों और लोगों से जुड़ने में थी। उसके भीतर राजा जैसी नेतृत्व क्षमता और सपना जैसा संवेदनशील हृदय था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं पापा की तरह ट्रैवल कंपनी नहीं चलाऊंगा, मैं खुद की NGO खोलूंगा जो बच्चों की शिक्षा पर काम करेगी। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, तू जो करेगा उसमें तेरे पापा का खून होगा और तेरी मम्मी का विश्वास। अन्वी अब स्कूल की स्टार बन चुकी थी। वो नाचती थी, गाती थी, कविताएं लिखती थी और स्टेज पर बोलती तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता। सपना ने एक दिन उसे अपने स्टूडियो में छोटे छोटे डिजाइनों पर रंग भरते देखा। उसने पूछा, तू क्या बना रही है? अन्वी बोली, मैं अपने लिए एक नई दुनिया बना रही हूँ जहाँ लड़कियों को कभी चुप नहीं रहना पड़ता। सपना की आंखें नम हो गईं। ये वही ख्वाब था जो उसने बरसों पहले देखा था। राजा और सपना अब अपनी सफलता की चोटी पर थे, लेकिन उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वो अब भी सुबह जल्दी उठते, बच्चों का टिफिन तैयार करते, ऑफिस जाने से पहले मंदिर में दिया जलाते और रात को बच्चों को कहानी सुनाकर सुलाते। हर रविवार का नियम था, सब एक साथ खाना बनाएंगे, खिलखिलाएंगे और पुराने दिनों की बातें करेंगे। राजा अक्सर बच्चों को सुनाता, तुम्हारी मम्मी जब पहली बार मिली थी तो गुस्से में थी, और देखो अब भी वही गुस्सा है, बस अब उसमें प्यार लिपटा रहता है। सपना मुस्कुराकर जवाब देती, और तुम्हारे पापा जब मिले थे तब उनके पास सिर्फ चाय बनाने की कला थी, अब कंपनी चला लेते हैं, लेकिन चाय अब भी वैसी ही खराब बनाते हैं। हंसी, अपनापन और उस पुराने रिश्ते की मिठास, सब कुछ अब भी वैसा ही था, बस और परिपक्व। तीनों मामा अब उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनका जुड़ाव परिवार से उतना ही मजबूत था। अर्जुन मामा अब ऑनलाइन वेद पाठ करवाते, विक्रम मामा कॉलोनी के बच्चों को आत्मरक्षा सिखाते कसरी किए, और नंदू मामा योगा इंस्ट्रक्टर बन चुके थे। एक दिन उन्होंने राजा और सपना को बुलाकर कहा, अब हमने जो बनाना था वो बना लिया, अब ये परिवार तुम्हारा है, इसे संभालना जैसे हमने सपना को संभाला था। राजा और सपना ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। आज वो तीनों सिर्फ मामा नहीं थे, बल्कि उस नींव के पत्थर थे जिन पर पूरा जीवन खड़ा था। फिर एक शाम जब घर की बालकनी में सब साथ बैठे थे, अर्णव गिटार बजा रहा था, अन्वी कविता सुना रही थी, सपना हाथ में स्वेटर बुन रही थी और राजा अखबार पढ़ते पढ़ते सबकी तस्वीरें ले रहा था, तो लगा कि यही तो वो मंजिल थी जिसके लिए उन्होंने जीवन की सारी जद्दोजहद की थी। सपना ने राजा से पूछा, अगर तेरे पास टाइम मशीन होती तो तू किस वक्त में वापस जाना चाहता? राजा बोला, मैं उस दिन वापस जाना चाहता जब तुझे पहली बार देखा था। शायद फिर से तुझसे पूछता, क्या तू चलेगी मेरे साथ? सपना मुस्कुराई, और मैं फिर से कहती, पहले साबित तो कर। दोनों हंसे, जैसे पहली बार हंसे थे। अब अर्णव की NGO ने कई स्कूलों को गोद लेना शुरू कर दिया था। अन्वी ने इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन जीता और अपनी ड्राइंग माँ की हथेली में दुनिया शीर्षक से बनाई। सरकार ने राजा और सपना को जीवन प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित